हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका वेलकम करता हूं विद्या फॉर यू के ये ऐतिहासिक कदम के लिए आपका वेलकम है। ठीक है, यहाँ पे हम पहला अध्याय पढ़ने वाले हैं, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, और ये जो हमारा सोच यहाँ पे निकला है कि आपको किसी तरीके से मैट्रिक में किसी तरीके का दिक्कत ना हो, उस तरीके से आपको पढ़ाया जाए, उस तरीके से आपको समझाया जाए और सारे डिटेल में आपको बताया जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या सोचा है, मैं आपको पहले थ्योरी बताऊंगा। पहले मैं क्या बताऊंगा, इसमें थ्योरी बताऊंगा। ठीक है, थ्योरी बताने के बाद क्या होगा, जितने भी आपके प्रॉब्लम होंगे उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, अब उसमें हमने क्या लिया, भारतीय भवन से लिया, जो कि काफ़ी अच्छा बुक है। ठीक है, ना ही ज़्यादा हार्ड है और ना ही ज़्यादा हल्का। ठीक है, तो उसको सोल्व किया जाएगा ताकि आपको किसी में दिक्कत ना हो उतना, है ना। तो ये हमने सोचा है। ठीक है, और सारे क्वेश्चन सोल्व कर दिए जाएंगे। अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम होता तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करके या आप क्वेश्चन लिख के या कुछ भी मेल करके आप क्या कर सकते हैं, अपना बिल्कुल जो भी प्रॉब्लम होगा हमसे शेयर कर सकते हैं, हम उसको जल्दी से जल्दी सोल्व कर देंगे। ठीक है, यूट्यूब चैनल भी दिया हुआ, यूट्यूब में आप सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको वीडियो इसके मिलते रहेंगे। वेबसाइट का नेम है, इसमें भी आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आगे हम लोग अध्याय चालू करते हैं। ठीक है, और मैट्रिक में कैसे कैसे सवाल आएंगे वो भी हम बताएंगे कि आखिर मैट्रिक में कैसे सोल्व करना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कितना वेटेज देना चाहिए, सारा कुछ यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, तो नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम हम लोग नंबर से रिलेटेड सारा कुछ पढ़ेंगे कि नंबर कैसा होता है। सारा पढ़ने का ऐसे जरूरत है नहीं, जितना पढ़ने का जरूरत है उतना ही बताया जाएगा तो ज़्यादा बेटर है ना। यहाँ वहाँ जाने से कुछ फायदा नहीं है ना। तो नंबर सिस्टम में हम लोग बहुत सारा नंबर पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आएगा वो फिर हम देखेंगे। अगर ये मैट्रिक के एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, इससे 2-3 सवाल आते हैं। ऐसे ही छोटा टॉपिक आ जाता है, इसलिए क्या है, ज़्यादा सवाल आने बनते भी नहीं है। बड़ा बड़ा जो टॉपिक होगा जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा, ठीक है, या आपका जियोमेट्री हो गया, वो सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि इससे सवाल नहीं पूछा जाता, 2-3 सवाल तो इससे बनेंगे ही बनेंगे, आप जैसे भी पूछा जाए। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि इसको स्किप करके चले। तो 2-3 सवाल जो भी आएंगे वो बिल्कुल ईजी होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है। कुछ लोगों को ये चैप्टर बोरिंग लगता है क्योंकि पहले से पढ़ा हुआ ये वो, ऐसा बात नहीं। आप सभी चैप्टर को अच्छे से पढ़ें और इंटरेस्ट लेके पढ़ें। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या क्या हमें जानना जरूरी है, तो सबसे पहले चालू करते हैं वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियल नंबर। अब बात यहाँ पे ये आता है कि रियल नंबर होता क्या। रियल मतलब क्या, बिल्कुल सही, वास्तविक, जो वास्तविक चीज हो। और इससे पहले क्या है, बहुत सारा नंबर आप पहले से जानते होंगे। जैसे अगर बोला जाए पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या आपको पता है, जो 0 से चालू हो और 1 2 3 करके सारा आ जाए। ठीक है, पूर्ण संख्या आपको पता है। ठीक है ना, उसी तरीके से आपका प्राकृत संख्या पता है। ठीक है, क्या पता है, प्राकृत संख्या आपको पता होगा। प्राकृत संख्या क्या होता है, 0 को छोड़ दिया जाए तो 1 2 3 करके क्या होता है, वो प्राकृत संख्या बन जाता है ना। इस तरीके से बहुत सारा संख्याएं होती है, ये आपको पहले से पता है, 9 क्लास में पढ़ चुके हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है इसमें। ठीक है ना, तो अब आगे थोड़ा सा बढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ रहे तो हम सबसे पहले देखते हैं परिमेय संख्या। ये जानना हमारे लिए जरूरी है, आखिर परिमेय संख्या होता क्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या वैसा संख्या होता है जिसको हम P/Q के फॉर्म में क्या करें, P/Q के फॉर्म में उसको लिख सके। जैसे मान लेते हैं हम 2 लिखे, इसको 2/1 लिखे, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हैं। 1/2, तो ये तो पहले P/Q के फॉर्म में, P यहाँ पे 1 है और Q क्या है, 2 है। ठीक है, तो वैसा संख्या जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सके, उसके रूप में लिख सके, P/Q के रूप में, जहाँ पे ये भी शर्त है कि P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक, मतलब पूर्ण अंक होना चाहिए, है ना। पूर्णांक हो और Q 0 नहीं। अगर ये कहा जाए कि इस तरीके से 0 हो जाए, ये क्या हो जाए, ये परिमेय संख्या, तो बिल्कुल ये गलत होगा, क्योंकि नीचे क्या है, 0, तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बाकी जितना भी फ्रैक्शन प्रॉब्लम आता है, जैसे बटा वाला 1/2, 3/7, 8/9, ये सारा क्या है, ये सारा सारा परिमेय संख्या है। ठीक है, 4/5 P/Q के फॉर्म में, 6/7 P/Q के फॉर्म में, 8/5 P/Q के फॉर्म में। इसका मतलब सारा क्या होगा, ये सारा का सारा आपका परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अपरिमेय संख्या में। तो अपरिमेय संख्या का जहां तक बात की जाए तो ये उससे विपरीत है। तो वैसा संख्या जिसको क्या है, P/Q के फॉर्म में, क्या है, P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके। ठीक है, अब सबको थोड़ा नहीं लिख सकते हैं, कुछ को नहीं भी लिख सकते हैं। जिसको नहीं लिख सकते हैं वो क्या है, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, वह संख्या जिसे P/Q
के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे √2, ठीक है, इसको क्या है, कभी भी हम ऐसे नहीं लिख सकते कि हाँ √2/1 मान लिया लिख दिए, ठीक है, लिख तो दिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, P और Q, ठीक है, P और Q क्या है, पूर्णांक नहीं है। P और Q दोनों पूर्णांक है नहीं, ये क्या रूट में है, तो रूट में तो गलत हो जाएगा ना, है ना। तो जिसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके उसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या, जिसको इरेशनल। एक तरीके से और हम लोग देखते हैं कि अगर कोई भी हमारे पास नंबर है, जैसे ये ले लेते 8/5, तो 8/5 जो होता है इसका अगर पॉइंट में हम बदलेंगे तो पॉइंट में क्या आएगा, भागा दे दिए, ठीक है, तो आएगा ये लगेगा, एक बार में पहले लगेगा 3 0 आ गया तो 0.6, तो 1.6 आ गया, तो ये रुक गया ना, आगे नहीं ना बढ़ रहा, ठीक है, तो आगे नहीं बढ़ रहा तो क्या हो गया, ये रुक गया, मतलब ये टर्मिनेट कर गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रुक गया, आगे नहीं बढ़ रहा, कंप्लीट हो गया, तो इसका मतलब इसको कहा जाता है परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या होगा, ठीक है। अब इसी में अगर हम ऐसे बोल दें कि 2/3, इसका अगर बोले तो क्या आएगा, पॉइंट बैठेगा, उसके बाद 20 आएगा तो 6 बार में, और 6 बार में ही लगते रहेगा, तो क्या हो रहा, ये रुक नहीं रहा, आगे बढ़ते जाएगा, क्या होगा, ये आगे बढ़ते, टर्मिनेट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे ये बात है कि कुछ रिपीट हो रहा, कुछ बार बार दोहरा रहा, ठीक है, क्या कर रहा, बार बार दोहरा रहा। तो परिमेय संख्या होता है जिसमें क्या रहे कि अगर हम लोग भाग दे तो पॉइंट के बाद क्या करें, पॉइंट के बाद या तो वो रुक जाए, आगे ना जाए, ठीक है, या अगर आगे जाए तो क्या करे, वो दोहरा के जाए, किसी चीज को क्या करे, बार बार दोहराते रहे तब जाए, तो परिमेय संख्या होगा। लेकिन अपरिमेय संख्या में क्या होगा कि अगर मान लेते हैं कोई x है और उसका वैल्यू क्या आया, भाग दिए तो 1.6235 8 9 1 5 3 8, ठीक है, तो इसमें क्या कुछ दोहरा रहा, कुछ दोहरा रहा, ये रुक भी नहीं रहा और दोहरा भी नहीं रहा। तो अगर नहीं रुकेगा और दोहराते जाएगा, सॉरी, नहीं रुकेगा और ना ही दोहराते जाएगा तो क्या होगा, वो अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो ऐसे यही डेफिनेशन आपके लिए परिभाषा काफी होगा। अब ये भी हम बता दें, 9वीं क्लास में ये भी पढ़ना था, शायद आपको याद होगा, ठीक है, ये भी आपको याद होगा। तो पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, ना ही रुकेगा और ना ही दोहराएगा, तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो ये सब का जो वैल्यू आता है वो उसी तरीके का आता है, ना ही दोहराता है और ना ही रुकता है, ठीक है। तो अब वास्तविक संख्या क्या हो जाएगा, तो वास्तविक संख्या का जब बात करेंगे तो वही बात हो गया, वास्तविक संख्या मतलब दोनों का समूह, ठीक है, सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला के क्या बोलेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा, क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वास्तविक संख्या, ठीक है। और जो इसके अलावा आ गया, परिमेय अपरिमेय का अलावा आ गया, वो क्या हो गया, अवास्तविक कह देते हैं, ठीक है, या उसको इमेजिनरी बोल देते हैं, ठीक है, मतलब आभासी संख्या भी बोल सकते हैं, इमेजिनरी भी बोल सकते हैं। तो ये वास्तविक संख्या यहाँ पे क्या है, आया, वास्तविक संख्या नहीं है, तो ये क्या है, क्या परिमेय संख्या है, नहीं है, क्या अपरिमेय संख्या है, नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये इमेजिनरी नंबर कहलाता है, क्या कहलाता है, इमेजिनरी नंबर, ठीक है, अवास्तविक हो जाएगा, ना परिमेय है और ना है अपरिमेय। तो ये आप 11वीं क्लास में जाकर पढ़ोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये कोई भी ना परिमेय है ना अपरिमेय, इसलिए क्या हो गया, ये वास्तविक संख्या हो गया, ठीक है। तो ऐसे ये सवाल मैट्रिक में आएगा नहीं, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, मैंने बता दिया, केवल जब बता रहा था तो सोचे कि एक एग्जाम्पल ये भी दे दे जो नहीं होता, ठीक है। अब क्या है, पढ़ेंगे एल्गोरिदम। तो ये क्या है, एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने की चरणबद्ध प्रक्रिया, मतलब कोई भी हमारे पास काम आता तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं ना, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको एल्गोरिदम बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे मेरे पास कुछ भी, अगर यहाँ से स्कूल जाना, ठीक है, स्कूल जाना तो हम स्टेप बाय स्टेप सारा काम करेंगे, है ना। यहाँ से क्या करेंगे, बस्ता वगैरह पूरा क्या तैयार करेंगे, तैयार करने के बाद क्या है, कुछ अगर दूर होगा तो गाड़ी वगैरह लेंगे, गाड़ी वगैरह लेने के बाद क्या होगा, स्कूल पहुंचेंगे, तो कुछ न कुछ प्रोसेस होगा। या हम लोग खाना भी बनाते हैं तो कुछ न कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, ठीक है। तो सभी के लिए क्या होता है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, चरणबद्ध प्रक्रिया होता है, और वही प्रक्रिया क्या कहलाता है, एल्गोरिदम कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या है, कोई भी समस्या है उसका हल करना है,
तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम उसका इस्तेमाल भी करेंगे। और उसी में देखो आ गया प्रमेयिका या लेमा। ठीक है, अब ये क्या है, ये पहले से एक सिद्ध कथन, पहले से क्या सिद्ध कथन, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, वो पहले से सिद्ध है और जिसकी सहायता से दूसरे कथन सिद्ध किए जा सकते हैं। ठीक है, उसकी सहायता से क्या करें, दूसरे कथन हम सिद्ध करेंगे। जैसे हमारे पास कोई लाइन होता है तो लाइन 2 पॉइंट से मिलकर बनता है, ये क्या है, ये एक प्रमेयिका है, लेमा। अब इसी को यूज करके हम आगे कुछ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आगे क्या करेंगे, आगे कुछ इस्तेमाल करेंगे और दूसरे चीज को हम इसको साबित करने में इस्तेमाल करेंगे। तो कोई वैसा कथन होता है जो पहले से सिद्ध किया हुआ, ठीक है, उसको सिद्ध करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, उसको सिद्ध करने का कोई जरूरत नहीं है। अब क्या है, उसको उपयोग करके हम दूसरे चीज को सिद्ध करेंगे। ठीक है, अब है इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण चीज। ठीक है, ये क्या है, सबसे महत्वपूर्ण, तो नाम है यूक्लिड का भाग लेमा, विभाजन प्रमेयिका या भाग एल्गोरिदम। अब दिखने में ये थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, भारी लग जाए, लेकिन कुछ है नहीं, भाग देने आपको आता है। ठीक है, वही भागा वाला है, सब कुछ है। ठीक है, तो इसमें आखिर है क्या, तो ये कह रहा किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक a और b, ठीक है, किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक a और b एक ऐसे अद्वितीय, मतलब अलग अलग, ठीक है, ऐसे अद्वितीय पूर्णांक q और r प्राप्त होते हैं। ठीक है, उनके लिए क्या है, a और b के लिए क्या है, कोई पूर्णांक q और r प्राप्त होता है, जिसके लिए ये कंडीशन क्या करे, ये कंडीशन फॉलो करे, मतलब ये क्या करे, पालन करे इसको। ठीक है, जहां पे r का जो वैल्यू होगा वो b से कम होगा और g को 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा। ठीक है ना, और इसको क्या करे, संतुष्ट कर दे। तो इसका मतलब क्या होगा, यही तुम्हारा क्या हो गया, भाग लेमा हो गया, a बराबर bq प्लस r। तो यहाँ पे क्या है, q जो होता है, q को क्या कहा गया, भागफल, r को क्या कहा गया, शेषफल। ठीक है ना, अब थोड़ा सा बढ़िया समझते हैं कि आखिर है क्या। अगर हमारे पास a क्या है, a जो है वो भाज्य है, क्या है, भाज्य है, भाज्य को क्या हम भागा देते हैं। ठीक है, a क्या है, भाज्य है, और b क्या है, b हमारा क्या, भाजक है, मतलब b से हम उसको भागा देंगे, b से a को हम भागा देंगे तो हमें एक पूर्णांक q प्राप्त होगा और एक पूर्णांक r प्राप्त होगा। अब थोड़ा दिमाग में ज्यादा आ रहा है ना, अगर a हमारे पास भाज्य है उसको हम b से भागा देंगे, मतलब b भाजक हुआ। ठीक है, और q क्या आया, भागफल आया, q क्या आया, भागफल आया, और r क्या, शेषफल आया। ठीक है, समझ में आया, तो ये संतुष्ट कर रहा कि नहीं कर रहा। अब वही चीज क्या, भागा में आप ला दीजिए, समझ में तुरंत आ जाएगा, है ना, कि a जो है, a को हम b से अगर भागा देंगे तो हमारे पास q और r कुछ आएगा। सिंपल सा है, अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल बहुत सारा मिल जाएगा, है ना। तो यहीं से देखा जाए, अगर हम लोग ऐसा कुछ ले लेते हैं, हमारे पास 2 पूर्णांक 8 है और 3 है, यही कह रहा था ना, हमारे पास 2 पूर्णांक 8 है और 3 है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको a ले रहे हैं, इसको b ले रहे हैं, 2 पूर्णांक a और b है, तो हम बोल दिए 2 पूर्णांक 8 और 3 है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए कुछ हमको 2 नंबर क्या करेगा, q और r, इसमें क्या था, q और r 2 नंबर इसके लिए होगा, जो कि क्या करेगा, a बराबर bq प्लस r को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो इसका मतलब सिंपल सा है, 3 से हम 8 में भागा दे दिए तो आएगा क्या, कितना बार में लगेगा, 2 बार में, तो आएगा यहाँ पे 6 और यहाँ क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, और ये क्या हो गया, q हो गया, और ये क्या हो गया, r हो गया। तो हमारे पास पूर्णांक जो है 8 और 3, 2 पूर्णांक 8 और 3 धनात्मक पूर्णांक, उसके लिए क्या है, 2 और 2 पूर्णांक आएगा जो संतुष्ट करेगा a बराबर bq प्लस r। देखिए कैसे, 8 बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 2 प्लस 2, क्या ये 8 नहीं आएगा, आएगा, इसका मतलब संतुष्ट कर रहा ना। यही हमारे पास क्या है, भाग लेमा, या इसको एल्गोरिदम बोल दिया जाए,
या भाग लेमा बोल दिया जाए। इसी को क्या कहा है, भाग एल्गोरिदम भी कहा जाता है और भाग लेमा भी कहा जाता है, दोनों एक ही होता है, ठीक है, अलग अलग नहीं है, एक ही कहा जाता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत? तो आगे उसी के संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे लिए क्या है, इसका उपयोग क्या है। यूक्लिड लेमा हम पढ़ लिए, तो यूक्लिड लेमा का उपयोग आखिर है क्या, कुछ न कुछ उपयोग तो होगा, है ना। तो उसी का उपयोग क्या कर रहे हैं आगे हम पढ़ने वाले, ठीक है ना। तो यूक्लिड लेमा के द्वारा क्या निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक। हम महत्तम समापवर्तक निकालना पहले से जानते हैं, क्या जानते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम लोग महत्तम समापवर्तक निकालना रहता था तो हम क्या करते थे कि हमारे पास अगर कोई नंबर 16 है और हमारे पास क्या है कोई नंबर मान लेते 48 है, तो इसका कह रहा महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए, तो हम क्या करते थे 16 को इस तरीके से 2, फिर कितना से 8, फिर 2, फिर कितना से 4, फिर 2 और आ गया 16 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है। और 48 का करते थे तो क्या आता था, 2 से लगाएंगे तो कितना 24 बार में, 2 से लगाएंगे कितना 12 बार में, 2 से लगाएंगे कितना 6 बार में, 2 से लगाएंगे कितना 3 बार में, तो लिख देते थे 48 बराबर क्या हो जाएगा, 48 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 4 बार और एक 3, ठीक है। अब इसमें देखते थे क्या दोनों में मौजूद है, यहाँ पे 4 बार 2 है और यहाँ पे भी 4 बार 2 है, तो इसका मतलब बोल देते थे महत्तम समापवर्तक किसका 48 और 16 का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास कितना है 2 गुने 2 गुने 2 मतलब 2 का पावर 4 मतलब क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये हमारा आंसर, ये पहले निकालना हम लोग जानते थे। या दूसरा तरीके से हम इस तरीके से निकालते थे कि 48 16 था ना, 48 और 16 इसका महत्तम समापवर्तक निकालना है, तो हम क्या करते थे छोटा वाला लेते थे, छोटा वाला लेके क्या बड़ा वाला में भागा देते थे, तो क्या लगता था यहाँ से कितना बार में लगा 3 बार में, ठीक है। तो 48 कट गया, अब कट गया तो हम क्या बोलते थे यही आपका क्या हो गया महत्तम समापवर्तक हो गया, ठीक है। अगर हमारे पास कभी ऐसा कुछ आ गया 27 और 6 का निकालना, इसका क्या करना है महत्तम समापवर्तक निकालना, तो क्या करते थे 6 से 27 में भागा देंगे, बचपन में यही करते थे ना, कितना बार में लगेगा 6 3 18 6 चौक 24 4 बार में, तो 24 लग गया, क्या 24 लग गया, तो बचा कितना 3। अब ये जो शेष होता था, अब क्या शेष जो होता था वो भाजक बन जाता था, और जो यहाँ पे 3 हाँ, तो इसी में क्या करते थे, तो इसी में क्या जो शेष फल रहता था वही क्या भाजक बन जाता था, और जो यहाँ पे भाजक रहता था वो क्या भाज्य बन जाता था। तो 6 हो गया, अब कितना बार में लगेगा 2 बार में, 6 कट गया 0 आ गया ना, तो शेषफल जहाँ पे 0 आ जाता था बोल देते महत्तम समापवर्तक। अब आगे नहीं निकालेंगे, 0 आया तो 0 आया किससे आया, 0 जब आया शेषफल तो उसमें भाजक आखिर क्या था, भाजक 3 था, इसका मतलब 3 क्या हो गया महत्तम समापवर्तक हो गया। इस तरीके से बचपन में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। और यही वाला मेथड क्या होगा थोड़ा सा बढ़िया से अप्लाई करना सीखेंगे किसमें, यूक्लिड लेमा में, ठीक है, किसमें सीखेंगे यूक्लिड लेमा में, ठीक है। तो यहाँ से महत्तम समापवर्तक अगर निकालना है तो उसका परिभाषा भी हम लोग को जानना चाहिए, और आप लोग को पता है कि अगर 2 धनात्मक पूर्णांक क्या रहे ए और बी रहे, ठीक है, ए और बी में हम कुछ भी ले सकते हैं, मान लेते हैं 16 और 8 ही है, 2 धनात्मक पूर्णांक क्या रहे ए और बी, तो महत्तम समापवर्तक क्या होगा वह बड़ा से बड़ा धनात्मक पूर्णांक जो ए और बी दोनों को विभाजित कर देता है, ठीक है। मतलब 16 और अगर 8 है तो वह बड़ा से बड़ा धनात्मक पूर्णांक जो दोनों को विभाजित कर देता है, तो बड़ा से बड़ा क्या होगा, मान लेते 2 4 8 और 16 आएगा ना, तो बड़ा से बड़ा क्या है 8 है, 16 नहीं ले सकते क्योंकि 16 जो है 8 को विभाजित नहीं करेगा, बड़ा से बड़ा क्या है 8 है, इसका मतलब 8 क्या हो जाएगा बड़ा से बड़ा है, तो महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी के जरिए क्या है 8 और 18 का निकालना, तो 8 और 18 का अगर करेंगे तो बड़ा से बड़ा क्या है 2 ही है ना, जो दोनों को क्या करेगा दोनों को काट देगा, 3 लेंगे तो इसको नहीं काटेगा, 3 लेंगे तो इसको नहीं काटेगा, इसको काटेगा, तो दोनों को ना काटना चाहिए, तो बड़ा से बड़ा पूर्णांक
जो दोनों को विभाजित कर दे मतलब क्या होगा 2 होगा, तो 2 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, ये निकालना आप लोग जानते हैं। अब क्या है, अब इसी का निकालने का तरीका हम यूक्लिड लेमा सीखेंगे। तो यूक्लिड लेमा में हम देख लिया था ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे ए क्या होता है, ए जो हमारा होता है क्या होता है भाज्य होता है जिसको भागा दिया जाता है। ठीक है, बी क्या होता है भाजक होता है जिससे भागा दिया जाता है। क्यू जो होता है भागफल होता है जो हमारा भाग देने पे भागफल दाएं तरफ आता है। आर क्या होता है शेषफल होता है जो सबसे नीचे हमारा शेष बचता है। ठीक है, और इसी का इस्तेमाल बार बार हमें करना है। ठीक है, तो उदाहरण के द्वारा ही हम समझेंगे क्योंकि उदाहरण के द्वारा ही समझाया भी जा सकता है। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले हमारे पास 2 नंबर, इसका महत्तम समावर्तक निकालना आप आसान तरीके से जानते हो। 2 तरीका जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया, दोनों तरीका आप जानते हो। ठीक है, एक गुणनखंड विधि और एक क्या होता है एक भाग विधि, दोनों तरीके से आप जानते हो। अब यहाँ सीखेंगे यूक्लिड लेमास निकालना, आखिर कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें इस विधि में क्या करना होता है, बड़ा पूर्णांक को चुनना होता है। ऐसे भी हम पहले भी क्या करते थे, भाग विधि में क्या करते थे, बड़ा वाला को चुनते थे। अगर हमें 16 और 8 है तो बड़ा कौन है 16। ठीक है, और छोटा वाला क्या, तो छोटा वाला से बड़ा वाला में हम भागा देते थे, यही नहीं करते थे। तो यहाँ भी क्या करना, पहले बड़ा को चुन लेना। ठीक है, और बड़ा को चुनना, तो यहाँ भी बड़ा को चुनते थे, क्या रखते थे भाज्य जिसको भागा देना। यहाँ भी क्या रहे, जो बड़ा रहेगा उसको ए रखेंगे, ए क्या है भाज्य जिसको भागा देना है, जिसको भागा देना है। और 30-45 क्या होगा जिससे हमको भागा देना है, मतलब क्या हो जाएगा भाजक बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहले हम देख लेंगे कि आखिर हमारे पास क्या दिया हुआ है। तो बड़ा वाला जो भी रहेगा उसको भाज्य लेना है मतलब ए लेना है, और जो छोटा वाला रहेगा उसको क्या लेना है भाजक लेना है मतलब बी लेना। अब देखेंगे कितना बार में लग रहा कितना बार में नहीं लग रहा। ठीक है, कितना बार में लगेगा, जितना बड़ा से बड़ा में लगेगा वो लगा देंगे। ठीक है, और वो क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा मतलब भागफल हो जाएगा। और उसको घटाने पर अगर कट गया पूरा तब तो शेषफल 0 नहीं, अगर शेषफल 0 आया तो क्या होगा आर कुछ न कुछ आएगा ना। ठीक है, फिर उसको फिर आगे बढ़ाएंगे। जब आर हमारा आ गया तो फिर उसके आगे हम प्रोसेस करेंगे। ठीक है, मतलब बार बार इसका इस्तेमाल हो सकता है। देखिए कैसे, तो महत्तम समावर्तक हमको निकालना है इसका और इसका। तो सबसे पहले क्या किए 15,365। ठीक है, ये बड़ा है तो इसको क्या रखेंगे एक जगह पे, ए बराबर क्या था ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो एक जगह पे मतलब भाज्य की जगह क्या जिसको भागा देना है 15,365 जो बड़ा होगा। किससे भागा देना है 30-45 से, क्योंकि ये छोटा है 30-45 से। अब ये 5 और 140 कहाँ से आ गया, तो 5 140 हम देख रहे हैं 30-45 जो है इसको हम 5 बार में लगा सकते। तो 5 बार में हमने लगा दिया, क्या किया 5 बार में हमने लगा दिया। अब 5 बार में हमने लगाया तो उसमें घटा के देखे तो शेषफल क्या आ गया 40 आ गया। ये आपको रफ में करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा रफ में करना पड़ेगा। ठीक है, तो घटाएं तो 140 आ गया। अब जो शेषफल आता है पहला स्टेप में 0 तो आया नहीं है, नहीं ना आया 0। तो ये जो शेषफल आया है, ये जो शेषफल आया है, शेषफल को क्या करेंगे शेषफल अगला बार क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा शेषफल अगला बार भाजक बन जाएगा। और जो भी हमारे पास भाजक था पिछला स्टेप में वो क्या बन जाएगा भाज्य बन जाएगा। अब 30-45 क्या हो गया भाज्य हो गया, और 140 क्या हो गया 140 क्या हो गया भाजक हो गया। अब 140 इसमें लगाएंगे कितना बार में लेते हैं 21 बार में लग जाएगा। तो 21 बार में लग गया तो घटा लिए, तो घटाने पे 105 आ गया। अभी भी शेषफल 0 आया है नहीं आया, तो शेषफल 0 नहीं आया तो फिर से ये शेषफल को आगे बढ़ाएंगे तो ये शेषफल क्या बन जाएगा फिर से भाजक, और ये जो हमारे पास भाजक था अगले स्टेप में क्या बन जाएगा भाज्य बन जाएगा फिर से। ठीक है, अब 105 से 140 में लगाएंगे तो एक बार में लगेगा और घटाएंगे तो 35 आएगा। तो फिर से 0 नहीं आया शेषफल, वो तब तक करते रहेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो फिर से क्या देखिए 35 आ गया, क्या आ गया 35 आ गया। तो ये फिर से शेषफल क्या बन जाएगा भाजक बन जाएगा। ठीक है, और जो भाजक था पिछले स्टेप में वो क्या बन जाएगा भाज्य बन जाएगा। ठीक है, अब 105 135 लगाएंगे कितना बार में 3 बार में, 3 बार में लगाएंगे तो क्या आ गया 0 आ गया, 3 बार में लगाया 0। अब जहां पे शेषफल 0 आ जाए आप वहां पे बिल्कुल रोक दीजिए। ठीक है, तो वहां पर रोक देंगे तो रोकने के बाद क्या है हमारे पास अब बात है कि महत्तम समावर्तक होगा क्या। ठीक है, तो महत्तम समावर्तक वो होता है जिसमें जिस चरण में आपका शेषफल 0 आया है
उसका भाजक जो होता है, उसका भाजक जो होता है वही क्या होता है, महत्तम समावर्तक होता है। ठीक है, क्या होता है, वही हमारा क्या होता है, महत्तम समावर्तक होता है। या हम ऐसा कह दें कि सबसे अंतिम बार अशून्य, शून्य के अलावा नहीं, सबसे अंतिम बार अशून्य मतलब शून्य के अलावा सबसे अंतिम बार जो अशून्य शेषफल आया है वही क्या हो जाता है, वही आपका महत्तम समावर्तक हो जाता है। तो अंतिम बार क्या आया, अंतिम, इसके बाद तो जीरो ही आ गया, तो अंतिम बार अशून्य जीरो तो यही आया ना, तो यही क्या हो जाएगा, या लिखे या लिखे, बात तो बराबर है ना। ठीक है, तो शेष शून्य हो गया था, क्रिया को यहाँ पे रोक दें। हम पाते कि महत्तम समावर्तक, देखिए अब ये बात ध्यान देने वाली है, महत्तम समावर्तक 105 और 35 का उतना ही होगा जितना 140 और 105 का होगा, उतना ही होगा जितना 3045 और 140 का होगा, उतना ही होगा जितना 153 65 और 30 45 का होगा। सबका बराबर कितना, 35 आएगा। कितना आएगा, 35 आएगा। ठीक है, अब पॉइंट जो यहाँ पर नोट करने वाला चीज है, यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर है, जैसे कि ये क्या है, उसी के फॉर्म में a बराबर बी क्यू प्लस आर, अगर ऐसा रहता है तो महत्तम समवर्तक जो होता है ए बी का मतलब a इसका और इसका बराबर होता है, बराबर किसका होता है, महत्तम समवर्तक ऑफ किसका, b और r का, किसका, b और r। अब b और r यहाँ पे क्या है, b और r आपका क्या हो गया, 30 45 और 140, क्या हो गया, 30 45 और 140 दोनों का बराबर होता है। ठीक है ना, आप किसी तरीके से निकाल लो, यहाँ भी इस्तेमाल आया ही है ना। ठीक है, और अंतिम अशून्य शेष ये हुआ 35, अथवा शेष जीरो आता है तो उस चरण का भाजक, शेष जीरो आया तो उस चरण का भाजक क्या हो जाएगा, महत्तम समावर्तक हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसी को हम क्या करते हैं, कितना 153 65 है ना, 153 65 और क्या था, 30 45 था, यही था ना, देख लेते हैं। 153 65 और 30 45। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको अब फिर से थोड़ा नए तरीके से, जो आप बचपन में किए थे 5वां 6ठा में वो। तब बताइए लगेगा कितना बार में, छोटा कौन सा, 30 45, तो इसको क्या रखेंगे, भाजक रखेंगे, क्या रखेंगे, भाजक, और भाज्य 153 65। ठीक है, ये क्या हो गया, ए हो गया, और ये सॉरी ये बी हो गया, और ये क्या हो गया, ए हो गया, यही ना है। अब इसको क्या करें, भागा देंगे, कितने बार में लगेगा, 30 45 जो है, जैसे यहाँ पे भी क्या किए वही काम कर रहे हैं ना, बिल्कुल अलग काम नहीं है, 30 45 है। ठीक है, 30 45 है तो कितना बार में लगा, 5 बार में लगा, तो यहाँ भी क्या करेंगे, देखेंगे तो मैक्सिमम कितना बार में लगेगा, 5 बार में लगेगा, क्या लिखेंगे, 5 बार में लग गया। अब 5 बार में लगा तो कितना आया, 5 5 25, 5 चौको 20, 2 22 और 0 तो 2। ठीक है, 5 3 15। ठीक है, क्या सही है। अब घटाएंगे 0 4 और ये क्या आ गया 1 और ये कैंसिल, 140 आ गया। अब हम क्या करते थे, जो यहाँ पे हमारा ये क्या आया, शेषफल आया, ये शेषफल जो था वो अगले स्टेप के लिए शेषफल जो था वो क्या बन जाता था, शेषफल जो है भाजक बन गया, यही शेषफल क्या हो गया, भाजक बन गया। और ये जो हमारे पास क्या था, ये भाजक जो था वो अगले स्टेप में क्या बन गया, भाजक वो क्या बन गया, भाज्य बन गया, 30 45, यही ना वहां क्या गया है। अगले स्टेप में जो शेषफल था वो शेषफल वो क्या बन गया, शेषफल जो है, शेषफल बन गया है, भाजक बन गया है, और जो भाजक था वो क्या बन गया, जो भाजक था वो क्या बन गया, भाजक से क्या बन गया, वो भाज्य बन गया। यही काम तो यहाँ भी कर रहे हैं, तो बिल्कुल सेम है ना। ठीक है, तो यहाँ से कितना बार में लगेगा, अगर देखेंगे तो 140 14 दूनी 28, 21 बार में लगेगा। कितना बार में, 21 बार में, तो 14 दूनी 28, 2800 हो जाएगा, 2800 और 140 2940 होगा। जितना बार में लगे उतना बार में लगा देना, क्या आएगा 5 0 1, 105 हमारा आ गया। यहाँ पे अभी भी 0 आया है नहीं ना, तो हम क्या करते थे,
अब ये जो हमारे पास शेषफल आया फिर से क्या बन गया, अगले स्टेप के लिए ये जो शेषफल है अगले स्टेप के लिए क्या बन गया, भाजक बन गया। ठीक है, और ये जो हमारे पास क्या था, भाजक था, अगले स्टेप के लिए क्या बन गया, भाज्य बन गया। तो फिर से लगाएंगे कितना बार में, एक बार में। तो 105 कितना गया, 35 आ गया। ठीक है, अब फिर से जीरो नहीं है तो फिर से ये जो हमारे पास शेषफल था वो अगले स्टेप के लिए क्या बन जाएगा, यही शेषफल हमारे लिए क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। और जो भाजक था वो क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। ठीक है, तो कितना, 3 बार में, इस बार जीरो आ गया, आया जीरो। तो जिस स्टेप में जीरो आता है उसका जो भी भाजक रहता है वही क्या हो जाता हमारा, महत्तम समापवर्तक। मेरे ख्याल से समझ में आ गया दोनों में समानता है या नहीं है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा हो गया बचपन वाला हो गया, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दिया, निकालना हमें उसी तरीके से, एग्जाम में अगर आएगा तो बनाना उसी तरीके से। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास आ गया महत्तम समापवर्तक निकालना है 105 का, और ले लेते कितना ले ले, 15, 20, 21 ले लेते हैं। 21 तो कट ही जाएगा, 21 नहीं लेते हैं, थोड़ा सा कुछ और ले ले। 21 के जगह पर हम ले लेते हैं 15, 15 भी कट जाएगा, ऐसा लेते जो नहीं कटेगा तब ना थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। मान लेते 25 ले लिए, कितना ले लिए, 25। अब इनका हमें महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो देखिए हम कैसे लगाएंगे यूक्लिड लेमा। तो हमें क्या ज्ञात करना, पहले बड़ा और छोटा। जो बड़ा होगा उसको हम एक जगह पे इधर रखेंगे, 105 बराबर क्या होगा, 25, क्योंकि होता क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ पे ए क्या है, भाज्य है, बी क्या है, भाजक है, क्यू है क्या है, भागफल है, और आर क्या है, शेषफल है। अब 105 बराबर 25, अब कितना बार में लगेगा, 25 जो है 25 चौको 100, 4 बार में लग सकता है। तो 25 चौको 100 आया, तो 105 में से 100 चला गया तो कितना बचेगा, 5। तो यहाँ क्या आ गया, 5। क्या शेषफल जीरो आया, नहीं आया। तो फिर से ये वाला शेषफल क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारे पास क्या था, ये भाजक था, अगले स्टेप के लिए क्या बन जाएगा, ये भाज्य बन जाएगा, मतलब 25 बराबर 5। अब 5 गुने कितना, 5 बार में लगेगा। ठीक है, तो 5 5 25 आ गया, तो क्या ये कट के जीरो, मतलब शेषफल क्या आ जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आया, भाजक क्या है, लास्ट स्टेप का भाजक क्या है, 5 है, मतलब महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 5 हो गया। समझ में आया। ठीक है, अगर इसी तरीके से हमको कह दिया 1024 है और 12, ठीक है, क्या 12 से कट जाएगा, देख लेते हैं। तो 12 से लगाएंगे, या ऐसे लिख ले 1024 और 12। अब हम पता करना कि लगेगा कि नहीं लगेगा, कितना बार में लगेगा। ठीक है, अब कितना बार हमको कुछ पता है नहीं ना, तो कितना बार में लगेगा इसको पता करना है, तो कैसे पता करेंगे। तो 12 तहाँ 120 होता है 12 तहाँ 120 होता है, और 12 8 96 960 होता है। ठीक है, 960 में और कितना बच गया, 60, 40 बच गया, और 24, 40 और 24 64 होता है। ठीक है, तो अब कितना बार में ले देख लेंगे, 12 1024, हमें ये सब रफ में करना। ठीक है, वहाँ नहीं करना, वहाँ डायरेक्ट लिखना है। तो 1024 देख लेते कितना बार में, 12 8 96, तो कितना आ गया, 6 आ गया, 6 4, तो कितना बार में लगेगा, 12 5 60, शेषफल कितना, 4 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया हम कितना बार में लगाएंगे, 85 बार में। तो 85 बार में लगाएंगे तो हमारे पास कितना आ गया, शेषफल 4 आ गया। घटाएंगे इसको तो क्या आएगा, 4 आएगा। अब क्या करेंगे, अब ये जो शेषफल था भाजक बन जाएगा, और जो यहाँ पे हमारे पास क्या था, भाजक था, वो क्या हो जाएगा, भाज्य बन जाएगा। 12 कितना बार में, 3 बार में, तो शेषफल क्या आएगा, 4 3 12, घटा देंगे तो 0। इसका मतलब भाजक क्या रहा, लास्ट स्टेप का 4, तो महत्तम समापवर्तक क्या आ गया, 4 आ गया। इसी तरीके से आपका क्या है, इस चैप्टर में जो है इस पे सोल्व करना है, इसका सवाल दिया हुआ है। एक बात हमें और ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास, आपको ध्यान होगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर अगर रहता है तो इसका जो r मतलब शेषफल जो रहता है हमेशा 0 के बराबर होगा, या तो 0 से बड़ा होगा।
0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन b से छोटा, मतलब जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटा होगा। ठीक है, जिससे भाग दे रहे उससे क्या होगा, छोटा होगा। अगर मान लेते हैं कि 6 से हम भागा दिए 51 में, अब पूछा जा रहा कि इसमें शेषफल कितना कितना आ सकता है। तो अगर 6 से भागा दे रहे हैं ना, 6 क्या होगा, b हो गया, तो शेषफल हमेशा 0, 1, 2, 3, 4, 5, इससे ज्यादा 6 नहीं आएगा। 6 आएगा तो कट ही जाएगा, है ना। उसी तरीके किसी में अगर 7 से भागा दे रहे हैं, इसका मतलब 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं आएगा। टोटल कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल शेषफल क्या 7 आ सकता है ना। अगर हमारे पास क्या है 6k कहा जाए, 6k हमारे पास कोई वेरिएबल है ना, और इसको कहा गया है कि इसको 5 से भागा दिया जा रहा है। किससे, 5 से भागा दिया, तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल क्या, अगर इसको हमें इसको रूप में लिखना है तो हम लिख सकते हैं 6k + 1 होगा, तो 6k + 0, 6k + 1, 6k + 2, 6k + 3, 6k + 4, अब 6k + 5 नहीं लिख सकते, कट ही जाएगा ना। अगर 6 के अगर इससे कट रहा है तो अगर इस रूप में हमें लिखना तो लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। अगर 2 से भागा दे रहे हैं, 2 से भागा दे रहे हैं और हमारे पास क्या 6k, ठीक है, तो क्या लिखेंगे 6k + 0, 6k + 1, बस यही 2 लिख सकते हैं, इसके अलावा नहीं लिख सकते। तो इस तरीके का सवाल आएगा, कुछ सवाल हम देखेंगे, ठीक है।